हमारे देश में दान दहेज की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। पहले माता पिता प्रसन्नतापूर्वक कुछ रकम सामग्री अपने बेटी दामाद को उनके भावी जीवन को ध्यान में रखते हुए प्रदान करते थे, किंतु आज दहेज एक भयानक कुप्रथा बन गई है जो सुरसा राक्षसी की तरह मुंह फैलाए जा रही है। इसके गंभीर परिणामों को वर्तमान कहानी दहेज की अभिलाषा में दर्शाया गया है। रात्रि के 8 बजे थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? मैंने कहा, तुम्हारा मित्र शंकर। कमरे की बत्ती जली और दरवाज़ा खुला। उसने कहा, अंदर आ जाओ। जब सब लोग मुझे भूल रहे हैं तो तुमने कैसे याद की? मैंने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा। धसी हुई आँख, उलझे हुए बाल, सब बढ़ी हुई दाढ़ी। मैंने कहा, क्या हुलिया बना रखी है? सुंदर स्वास्थ्य में स्मार्ट ज्ञान प्रकाश इस स्थिति में कैसे पहुंच गया? उसने दुखी स्वर में कहा, इस स्थिति में पहुंचने के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ। दहेज की अभिलाषा ने मुझे इस स्थिति में पहुंचाई। यह अभिलाषा मुझ पर इतनी बलवती हो गई कि मेरे ज्ञान पर अज्ञानता की मोटी परत छा गई और मुझसे ऐसी भयंकर भूले हुई जो भस्मासुर की तरह मुझे भस्म करने के लिए पीछा कर रही है। मैंने कहा कि यह तो मैं जानता हूँ कि दहेज एक भयंकर सामाजिक कुप्रथा है जिसके कारण पुत्री के जन्म लेते ही घर में मायूसी छा जाती है और गरीब माता पिता के दिल कांप जाते हैं। कुछ लोग तो इसी के डर से लड़की की भ्रूण की हत्या भी कराते हैं। लेकिन लड़के वाले तो इस कुप्रथा के कारण जश्न मना रहे हैं। तुम्हारी बात मैं ठीक से समझा नहीं, कृपया विस्तार से बतलाओ। उसने कहा, ठहरो, तुम दूर से आए हो, थोड़ी नाश्ता चाय कर लो, फिर इत्मीनान से बातें होंगी। मैंने कहा कि नाश्ता चाय छोड़ो, पूरी बात कहो। पूरा वृत्तांत सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। उसने कहा, कम से कम एक कप चाय तो हो जाए, फिर पूरी बात बताता हूँ। इतना कहकर ज्ञान प्रकाश चाय लाने चला गया। अतीत की स्मृतियाँ मेरे मानस पटल पर चलचित्र की भांति उभरने लगी। ज्ञान प्रकाश मेरा सहपाठी था। हम लोग साथ साथ MSc किए। फिर मेरी नौकरी व्याख्याता के पद पर लग गई और वह रसायन शास्त्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त करने हेतु बनारस चला गया। कुछ वर्षों तक हमारे बीच पत्राचार चलता रहा। उसने अपनी शादी के शुभ अवसर पर भी मुझे आमंत्रित किया, किंतु कार्यों की व्यस्तता के कारण मैं उसकी शादी में सम्मिलित नहीं हो सका। शादी में सम्मिलित न होने के कारण वह गुस्सा कर पत्र लिखना बंद कर दिया। कुछ वर्षों तक पत्राचार बंद रहा। आज अवकाश मिलते ही उससे मैं मिलने चला आया और उसकी स्थिति देखकर घोर आश्चर्य हुआ। अतीत की स्मृतियों से जब मैं वर्तमान में लौटा तो देखा कि ज्ञान प्रकाश सामने 2 कप चाय लिए खड़ा है। मैंने धन्यवाद चाय स्वीकार की। चाय की चुस्की के साथ अतीत की परतें उभरने लगी। उसने कहना प्रारंभ किया, तुमने ठीक ही किया कि उस मनहूस शादी में न आई। मैंने कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो? शादी तो 2 आत्माओं का मिलन एवं सुखद बंधन है जिसमें पति पत्नी आजीवन बंधे रहते हैं, चाहे मुसीबत का पहाड़ ही क्यों न टूट पड़े। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, यही उनकी पवित्र प्रतिज्ञा होती है। फिर मित्र, शादी मनहूस कैसे हो गई? उसने कहा कि जानते हो दोस्त, जब उसके बीच दहेज आ जाती है तो वह सौतन की तरह कार्य करती है और न उन्हें प्रेम पूर्वक जीने देती है और न चैन से मरने देती है। दहेज की नींव पर प्रेम सुख एवं शांति की इमारत नहीं खड़ी की जा सकती। तुम तो जानते हो कि मेरे पिता कृषक थे। परिश्रम और लगन से उत्पादित वस्तुओं की कीमत भी नहीं मिलती थी। बिचौलिए तथा महाजन द्वारा शोषण किया जाता था, जो अब भी कायम है। मैंने सोचा कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी करने के बाद अच्छी नौकरी मिल जाएगी, किंतु ऐसा हुआ नहीं। इस डिग्री को प्राप्त करने में 3 वर्ष लग गए, बहुत पैसे भी खर्च हुए, हमारे ऊपर कर्ज हो गया। फिर भी मुझे मन लायक नौकरी नहीं मिली। लगभग 2 वर्षों
तक भागदौड़ करने के बाद मुझे सहायक पद प्राप्त हुआ। दहेज लेना या देना कानूनन अपराध है, किंतु विडंबना यह है कि मेरे यार ऐसा करने वालों का सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाता, बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। फलस्वरूप मेरे मन में भी दहेज लेने की अभिलाषा जागृत हुई। दहेज की रकम लड़के के पद, योग्यता, वेतन के अनुसार बढ़ती जाती है। तथापि नौकरी मिलते ही विवाह के प्रस्ताव आने लगे, किंतु कुछ वर्षों तक इंतजार करना बेहतर समझा। दिन महीनों में, महीना वर्ष में बदलते गए, किंतु कुछ हुआ नहीं। इधर माता पिता वृद्ध होने के कारण मुझ पर शादी के लिए दबाव डालने लगे। अंत में मैंने शादी करने तथा दहेज में मोटी रकम लेने हेतु झूठी शान शौकत का सहारा लिया। मित्र, आजकल चाय पान की बदौलत तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मैंने भी इसी नुस्खे का इस्तेमाल किया। अपने कुछ दोस्तों तथा कार्यकालय के कर्मचारियों को चाय पान कराकर तैयार कर लिया कि जब कोई व्यक्ति शादी के संबंध में मेरे विषय में पूछे तो उससे मेरी योग्यता, पद एवं वेतन का बखान बढ़ा चढ़ा कर करेंगे। इस झूठ फरेब की जाल में एक कार्यपालक अभियंता फंस ही गया और अपनी बेटी चंचला की शादी मुझसे कर दी। बरातियों की काफ़ी खातिरदारी हुई। मेरे साथी कहने लगे, तुमने तो बड़ी बाजी मार ली। सचमुच तुम अपने ज्ञान नाम के अनुरूप ही ज्ञानी निकले। कुबेर की बेटी चंचला जब हमारे घर आई तो दान दहेज से हमारा घर भर गया। गांव में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ गई और मैं ऋण मुक्त हो गया। उसकी और हमारी आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क था। इस अनमेल विवाह ने ही हमारा जीवन तबाह कर दिया। सुहाग रात में ही हमारे प्रेम को ग्रहण लगना शुरू हो गया। हमारे मिले की प्रथम रात को ही बिजली गुल हो गई। चंचला गर्मी से परेशान हो गई। उलाहना भरे शब्दों में बोली कि क्या घर में एक भी जनरेटर या इन्वर्टर नहीं है। मैंने शांत स्वर में कहा, कुछ दिनों के बाद जब मेरे कार्यालय चलोगी तो वहाँ इसकी व्यवस्था हो जाएगी। वह आश्चर्य से बोली कि क्या वहाँ भी अभी तक इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है? फिर तुम इतनी गर्मी में कैसे रहते हो? वह अपने बैगों का बखान करती रही और मैं श्रोतागण अपनी दीनता पर मन ही मन कूटता रहा। इसी में रात बीत गई, किंतु अढ़ाई अक्षर प्रेम की तो बात हुई ही नहीं। सच है मेरे दोस्त, अमीरी की कब्र पर गरीबी की घास बड़ी ही जहरीली होती है। हमारे घर का वातावरण उसे असह्य लगने लगा। वह मेरे घर के वातावरण में अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रही थी। घर के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक नहीं बल्कि घमंड से ही बात किया करती थी और हर समय अपने साथ लाई दहेज की बखान करती रही थी। जब घर का कोई काम करने को कहा जाता तो वह झट से कहती, यह काम तो मेरे यहाँ नौकरानियाँ करती हैं। स्थिति खराब होते देख मैं छुट्टी खत्म होने से पहले ही माता पिता से कुछ आवश्यक कार्य का बहाना बनाकर अपने कार्यस्थल पर उसे लेते आया। उसे संतुष्ट रखने के लिए मैंने अच्छा मकान लिया, बैटरी, इन्वर्टर आदि की भी व्यवस्था कर दी। गृह कार्यों को करने के लिए नौकरानी आने लगी। फिर भी वह मीन मेक निकालती है। सिनेमा देखने, अनावश्यक मार्केटिंग आदि करने में बहुत पैसा खर्च कर देती है। यदि संयोगवश कभी नौकरानी नहीं आती तो हमें काशी करनी पड़ती या बाजार में खाना खाने के लिए जाना पड़ता। खाना बनाने के लिए कहता तो वह तुरंत कहती कि क्या मेरे पिताजी ने लाखों रुपए दहेज में खाना बनाने के लिए दिए हैं? खाना ही बनवाना था तो नौकरानी से शादी क्यों नहीं कर ली? घर का खर्च इतना बढ़ गया कि मैं अपने माता पिता के प्रति दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाता। उनके पास रुपया भेजना बंद हो गया। पिताजी की तबीयत खराब हो गई। रुपयों का अभाव में उनका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से नहीं करवा पाया। परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। माँ पिताजी
कि मौत का सदमा न बर्दाश्त कर सकी और वह भी इस दुनिया से चल बसी। दाह संस्कार करने में बहुत पैसे खर्च हुए, जिसके कारण वो छुड़िन्न हो गया। किंतु चंचला को इन बातों में कोई अभिरुचि न थी। दिन प्रतिदिन उसकी फिजूल खर्ची बढ़ती जा रही थी। परिणाम स्वरूप अब मेरा वेतन शुक्ल पक्ष की तरह 14-15 दिनों में तक ही दिखाई देता है। फिर दोस्तों के आगे हाथ पसारना पड़ता है। दोस्तों से कर्ज लेना और उसे ना लौटाना मेरी आदत बन गई थी। अतः दोस्त मुझसे कतराने लगे और कोई भी कर्ज देने को तैयार न होता। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी स्थिति हो गई। जब आय का कोई साधन दिखाई न पड़ा तथा फिजूल खर्ची रोकने में असमर्थ रहा तो मेरे कदम बेईमानी के पथ पर अग्रसर हुए। मैं गलत मेडिकल बिल, गलत यात्रा बिल बनाने लगा तथा गलत तरीकों से अनुभागीय अग्रिम का समायोजन भी करने लगा। रसायन शास्त्र में पीएचडी करने के बाद उच्च कोटि का वैज्ञानिक बनना चाहता था, किंतु दहेज के विलासा ने मुझे उच्च कोटि का बेईमान बना दिया। पाप वगैरह तो एक दिन फटता और फूटता भी है। मेरे साथ भी वही हुआ। मेरा गलत बिल पकड़ा गया, मुझे निलंबित कर दिया गया। अब हमारे समक्ष भीषण आर्थिक संकट उपस्थित हो गया। चंचला को जब सारी हकीकत की जानकारी हुई तो अब मुझे कोसने लगी। वह अपनी फिजूल खर्ची की बात न मानी। आवेश में वह मुझे धोखेबाज, बेईमान और न जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें कही। इससे भी जब उसे संतोष न हुआ, इस संकट की घड़ी में वो अपने पेट में 7 माह का शिशु लिए मैके चली गई। वहाँ जाकर वह मेरी कोई खोज खबर न ली। यहाँ तक कि पुत्र होने का समाचार भी दूसरों से मिला। पुत्र मुँह में मैं बिना बुलाए छठी समारोह में चला गया। माता शांति को बिना बुलाए मैके जाने पर जितना अनादर हुआ था, उससे भी अधिक अनादर मेरा ससुराल में हुआ। मैं अपने बच्चे का मुंह ठीक से देखने को तरस गया। दुखी मन से मैं वापस चला आया। सुनने में आया कि चंचला के माता पिता उसकी दूसरी शादी करना चाहते हैं, किंतु इस परिस्थिति में कोई भी एक बच्चे की मां से शादी करने को तैयार नहीं हो रहा है। चंचला आज दोराहे पर खड़ी है, कहाँ जाए समझ नहीं पा रही है। बच्चा स्कूल जाने योग्य हो गया है, किंतु वह स्कूल नहीं जा पा रहा है, क्योंकि चंचला एवं उसके माता पिता को समझ में नहीं आ रहा है कि विद्यालय में बच्चे के पिता का क्या नाम बतलाया जाए। बच्चा का कोमल मस्तिष्क इस पहेली को समेट नहीं पा रहा है। वह अपने पिता की तलाश कर रहा है। मैं सोचता हूँ उपयुक्त सारी परिस्थितियों के लिए मेरी दहेज के विलासा ही जिम्मेवार है। इतना कहते कहते वह हाँफने लगा और उसके सीने में दर्द उठने लगा। मैं जल्दी से एक टैक्सी करके ज्ञान प्रकाश को अस्पताल ले गया, किंतु उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन वह कहने लगा कि दोस्त, इस जन्म में तो मैं अपने कर्तव्य एवं दायित्व का पालन न कर सका। अपनी पत्नी तथा बच्चों को अपने प्रेम की परिधि में न रह सकता, क्योंकि दहेज की नींव पर प्रेम और विश्वास की इमारत नहीं खड़ी की जा सकती। दहेज मीठा विष की तरह है जो संपूर्ण सामाजिक तंत्र को खोखला बनाते जा रही है। अगर मेरे मित्र मुझे दूसरा जन्म लेने का अवसर मिला तो मैं दहेज के विलासा कदापि नहीं करूँगा। यह मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। इतना कहते कहते वह दर्द से छटपटाने लगा। मैं दौड़कर डॉक्टर के पास गया, परंतु डॉक्टर के आने के पहले उसकी आत्मा दहेज की अभिलाषा से मुक्त हो चुकी थी।